हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट क्लासेस। तो गाइस आज आता है 20 दिसंबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया गया है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग है 15 समिट, उसने क्या करा है, अभी हिस्टोरिकल बायोडाइवर्सिटी डील्स को अडोप्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये COP27 अभी तो हुई थी इजिप्ट के अंदर, लेकिन ये गाइस वो वाली नहीं है। आज हम डिफरेंस भी देखेंगे। दो COP होती हैं, एक तो COP बायोडाइवर्सिटी को लेकर और एक होती है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो COP15 ने अभी क्या करा है, बायोडाइवर्सिटी डील्स को अडोप्ट किया है। Kunming Montreal Agreement is aimed at saving the lands, oceans and species from the pollution, degradation and climate change। तो ये मॉन्ट्रल एग्रीमेंट है जिसका एम ये है कि हम ज़मीन को बचाएं, ओशियंस को बचाएं और अपनी स्पीसीज़ को बचाएं पोल्यूशन से, डिग्रेडेशन से और क्लाइमेट चेंज से। एंड इज़ बेइंग कंपेयर टू द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट। तो ये किसका लैंडमार्क है, किसका ही ये चिन्ह देखने को मिल जाएगा जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था। After 4 years of फ्रैक्शन टॉक्स, nearly 200 countries इंक्लूडिंग इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट है, अप्रूव्ड हिस्टोरिकल पेरिस स्टाइल डील ऑन मंडे। मतलब ये उस तरह की स्टाइल देखने को मिलेगा जैसा पेरिस का स्टाइल था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का स्टाइल था। ऑन मंडे टू प्रोटेक्ट एंड रिवर्स डेंजरस लॉस टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी following an intense final session of the negotiation at the UN COP15 summit here in Canada। तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, कनाडा में हुई है। और इसका ये इंटेंस जो है ये इस सेशन में दिखाया गया है कि इस तरीके से हमारी जो ग्लोबल बायोडिवर्सिटी लॉस हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हम क्या करें, किस तरीके से अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करें। तो उसके ऊपर क्या ली गई हैं, यहाँ पर एक्शंस ली गई हैं। तो चलिए अब COP15 और COP27 के बारे में देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और दूसरी चीज़ COP15 में क्या क्या चीज़ हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो COP15 और COP26 या फिर COP27 होती क्या है। तो वी शुड हैव हैड टू मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस। तो हमारे पास क्या है, दो मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो UNFCCC COP26 होती है। दूसरी हमारे पास जो स्कॉटलैंड में हुई थी। दूसरी हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस UNCBD की ये कॉन्फ्रेंस होती है जो अभी हुई है COP15। ये ज़्यादा इसका फोकस किस पर रहता है, इसका ज़्यादा फोकस रहता है बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हम बचा सकें, अपनी स्पीसीज़ को किस तरीके से हम सेव कर सकें, बचा सकें आने वाले फ्यूचर क्लाइमेट चेंज से। तो अब इसकी थोड़ी सी हाईलाइट देख लेते हैं। द 2022 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो COP15 हुई है, पार्टीज टू द UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ते किस पर होती है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज वाज प्लान टू हेल्ड इन अप्रैल 2022 इन कनमिंग। तो ये कहाँ पर हुई थी, अप्रैल 2022 में। कहाँ पर हुई थी, चाइना में। बट वाज पोस्टपोन, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। चाइना में हो रही थी लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था फोर्थ टाइम, यानी कि तीसरी बार ऐसा हुआ था जब ये पोस्टपोन हुई थी, टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2022 अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरीट ऑफिस ऑन March 29। इट वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2020। तो उस समय पे भी इसको क्या चली थी बात कि इसको 2020 में रख लेना चाहिए अक्टूबर में, लेकिन फिर इसको क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इन जून 2022 में UN सेक्रेटरीट फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड चाइनाज इन्वायरमेंट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि एक सेपरेट स्टेटमेंट लाया जाए जिससे मीटिंग को 2022 में दिसंबर में रखा जाए मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहाँ पर ये अभी हुई है। वेयर द सेक्रेटरीट इज बेस्ड थ्रू चाइना वुड रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ द समिट। तो चाइना इसका क्या रहा है, अभी प्रेसिडेंट रहा है समिट का। Several cities have signed the Montreal Pledge in the advance of a conference to commit to protect biodiversity in their cities through 15 actions। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी सिटीज़ ने मॉन्ट्रियल प्लेज लिए, यानी कि कनाडा में प्लेज लिया तो उसका नाम मॉन्ट्रियल प्लेज होगा जहाँ पे मीटिंग हो रही है, और कहा है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और उन्होंने 15 एक्शंस भी लिए हैं। While 100 countries are supportive of protecting 30% of planet from human exploitation। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ही planet का exploitation कर रहे हैं।
पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार। तो 100 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया है कि वो 30% प्लानट को सेव करेंगे, कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशंस को बचाया जाए, कि वो ऐसे कानून बनाएंगे जिससे ह्यूमन क्या करे, एक्सप्लॉइट ना करे अपने ही प्लानट का, विच इज़ कॉल्ड एन लास्ट चांस फॉर द नेचर। और उन्होंने कहा ये सिर्फ लास्ट चांस है नेचर का, जिससे हम नेचर को बचा सकते हैं। डिविजन्स रिमेन्स ऑन दिस एंड other issues as the conference goes into its final days. In a particular process has stalled our dispute regarding the funding for conservation efforts. It is possible that protection for marine biodiversity could be dropped completely. An open published in the Guardians in the mid-December criticized the proceeding as being very slow and lacking urgency. अभी कुछ दिन पहले क्या हुई थी, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी गार्जियन में, द गार्जियन में, और मिड दिसंबर के अंदर उसने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये मीटिंग 2020 में होने वाली थी, फिर 2022 में होने वाली है, अब 2022 में होने वाली थी अप्रैल में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको ड्रॉप करते जा रहे हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर इसमें द गार्जियन में इसको पब्लिश किया गया था कि इसकी क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, COP 26 और 15 का डिफरेंस देख लिया, और COP 15 में क्या क्या मेजर लिए गए हैं। सबसे पहला मेजर तो स्पीसीज़ को बचाने के लिए लिया गया है, अपनी लैंड्स को, प्लांट्स को, ओशियंस को, और फंडिंग के लिए कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंडिंग दे, जिससे क्या हो सके, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया किस में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और US किस में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, चाइना डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जब ये डेवलप्ड हुई थी तो खूब इन्होंने कार्बन इमिशन करा है, जिसकी वजह से डेवलप्ड हुई हैं। तो इनसे कहा जा रहा है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या दें, फंडिंग दे, जिससे वो भी क्या हो सके, डेवलप्ड कंट्रीज़ बन सके। तो पूरा इशू अब हमने देख लिया, COP 26 का भी और COP 15 का। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसके राइट में दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में है, और ये डिस्प्यूट्स आपसे पूछा भी जा सकता है इस बार के एग्ज़ाम में। अभी क्या हुआ है, महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं वो बालगावी ब्रिज पे देखने को मिले। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि बालगावी है क्या। ये बालगावी आपको ये कर्नाटक के मैप में एक जगह देखने को मिल जाएगी। अभी ये सारा डिस्प्यूट इस जगह को लेकर ही है। तो कर्नाटक कहता है कि हिस्सा हमारा है, और महाराष्ट्र कहता है ये हिस्सा हमारा है। बेसिकली यहाँ पर क्या रहते हैं, मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश में क्या कर दिया था, ब्रिटिश रूल में इस हिस्से को कर्नाटक में दे दिया गया था। तो कर्नाटक पुलिस स्टॉप महाराष्ट्र लीडर्स फ्रॉम एंटरिंग बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे टू पार्टिसिपेट इन महाराष्ट्र एकरन समिति रैली। मतलब वहाँ पर रैली निकालने की बात चली है, एकीकरण रैली निकालने की बात चली है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कर दिया, कर्नाटक पुलिस ने महाराष्ट्र लीडर्स को रोक दिया, विच इवेंचुअली डिड नॉट टेक प्लेस एट द पुलिस डिनाइड परमिशन। और पुलिस ने क्या कर दिया, परमिशंस को डिनाइड कर दिया कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। मेलेवा मेगा रैली ऑफ द MES was planned on the first day of the Karnataka legislature session in बालगावी। तो सबसे पहला सेशन हुआ है कर्नाटक के अंदर किस चीज़ का, बालगावी में लेजिस्लेचर का, क्योंकि कर्नाटक ने क्या कर दिया था, यहाँ पर अपना लेजिस्लेचर बना दिया था, जिससे ये लीगली प्रूव हो गया कि हिस्सा क्या है, कर्नाटक का है। बेसिकली ये हिस्सा आता तो कर्नाटक में ही है, लेकिन यहाँ पर लिंग्विस्टिक से देखें, लिंग्विस्टिक पर्पज से देखें तो इसमें क्या रहते हैं, मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, और ये चाहते भी हैं क्या करें, हम महाराष्ट्र में जुड़े, महाराष्ट्र में हम जुड़ें। लेकिन कर्नाटक ने क्या करा, यहाँ पर अपना लेजिस्लेचर बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हिस्सा अब कर्नाटक को दे दिया जाएगा। तो इसके ऊपर खूब दिनों से क्या चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। द बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इन बेलगांव, इसको बेलगावी बोलते हैं और बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट भी बोलते हैं। ये एक डिस्प्यूट है बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक और महाराष्ट्र, अवर विच स्टेट बेलगावी राइटफुली शुड बी पार्ट ऑफ ए बेलगावी इज़ नॉन इन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी, बट इन ब्रिटिश इंडिया में ये पार्ट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था ब्रिटिश इंडिया जब उस समय से था। टुगेदर विद प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र, बैकग्राउंड ऑफ एंड सर्टन एरियाज ऑफ कर्नाटक। उस समय पे गुजरात के, महाराष्ट्र के और कुछ कर्नाटक के एरियाज भी किसके अंदर आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, जब ब्रिटिश इंडिया का क्या था, रूल था। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एक सेंसस हुआ था 1881 में, जिसके अंदर एक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशंस को मेज़र किया गया था बेलगावी डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अंदर 64.39% ऑफ देम वर कन्नड़ स्पीकिंग क्या थे, लोग थे। एंड मराठी बोलने वाले लोग कितने थे, 26.04%। तो मराठी बोलने वाले कितने लोग थे, 26.04%, और कन्नड़ बोलने वाले कितने लोग थे, 64.39%। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ,
बलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉर्मल बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिकम ए पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट। तो किसका बलगावी डिस्ट्रिक्ट किसका पार्ट बन गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया और बॉम्बे स्टेट का पार्ट बन गया। इन 1956 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट ने इनकॉर्पोरेट किया बलगावी डिस्ट्रिक्ट को एक न्यूली फाउंड मैसूर स्टेट नाउ कर्नाटक। तो क्या हुआ 1956 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से हम स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट के टेरिटरी को या किसी भी पार्ट्स को किसी भी स्टेट्स में ऐड कर सकते हैं। तो उसने बलगावी डिस्ट्रिक्ट को किसके अंदर ऐड कर दिया? कर्नाटक के अंदर ऐड कर दिया, कर्नाटक के अंदर ऐड कर दिया। दिस प्लेस बलगावी विद इट्स मेजोरिटी ऑफ मराठी स्पीकर्स। तो इसने क्या दिखाया कि बलगावी क्या है? मेजोरिटी ऑफ मराठी वहाँ पर बोलते हैं लोग। विद इन द कन्नड़ मेजोरिटी कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में क्या बोलते हैं कि कन्नड़ बोलते हैं लोग। Adjoining areas with mostly Marathi speaking citizens were incorporated into a new formed महाराष्ट्र स्टेट। बॉन्डी कमीशंस का डिसीजन आया है, बलगावी हिस्टोरिकल हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ कन्नड़ रीजन। तो बलगावी को अगर देखा जाए तो आपको मैप में भी देखने को मिल जाएगा, एक कन्नड़ रीजन देखने को मिल जाएगा। एंड हैज़ सीन मैनी कन्नडिया डायनेस्टीज रूलिंग ओवर इट, मतलब उस पर क्या करा है? बलगावी पे और कर्नाटक पे कन्नडिया डायनेस्टी ने रूल किया है बहुत दिनों तक। डेमोग्राफी ऑफ द रीजन चेंज इन द 18th सेंचुरी में इसकी डेमोग्राफी चेंज हुई इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस समय पे जो पीरियड था उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को मिला था मराठा एम्पायर का अंडर द पेशवा, culminating in its geographical spread memorialized as being from Attock to Kottak. A large chunk of in Karnataka region becoming part of empire and was wrongly called the Southern Maratha country, comprising most of North Karnataka with its vast majority of Kannada speakers। तो इसके अंदर उस टाइम पे क्या थे? कन्नड़ स्पीकर ज़्यादा थे। When the British come to power, जब ब्रिटिश पावर में आई तो रीजन को डॉटेड किया गया रेमेंट्स ऑफ एन मराठा एम्पायर रूलिंग ओवर देयर जागीर्स एंड फ्यूडल स्टेट्स। लैंग्वेज को लैंड एसेंशियल्स माना गया जो कर्नाटक में देखने को मिली थी। prevailing situation was summed up by the joint faithful fleet in the dynasties of the Canaries district of Bombay Presidency 1894, which forms a part of a gadget of Bombay Presidency। उस टाइम पे भी ये क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। In defining the limits of a Canaries language on the west and the north may be designated by a line drawn from a Sada Sivaghad Karwar westward of an Balgaon, Hokkeri Thorain Kagal and as for in Sholarpur which no officially counts as मराठी डिस्ट्रिक्ट। एक सोलारपुर भी है डिस्ट्रिक्ट जो कि अब इस टाइम पर मराठी डिस्ट्रिक्ट बोली जाती है। Canaries is still to in great extent to in vernacular of in south ईस्ट कॉर्नर ऑफ इट एंड देयर आर कनरीज इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। यहाँ पर कनरीज इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएंगे वेस्टर्न चालुक्यास के, कलचुरिया के और देवागिरी यदावास के ऑफ द 12th and the 13th century and some later ones as Sholapur itself and in Kudal and Mohal in the district and in Karaji's Kudals and Tadwal in the Akhalkul states। तो ये सब देखने को मिला, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। ये कर्नाटक ने इसको यहाँ पर लेजिस्लेचर बना लिया था, इस वजह से यहाँ कर्नाटक ज़्यादा पावर में देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र भी पीछे नहीं हट रहा इस चीज़ से। वो कह रहा है कि मराठी बोलने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए इस हिस्से को हमें दे देना चाहिए। अभी क्या हुआ है? रिसेंटली वो रैली रोक ली गई है महाराष्ट्र की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एक क्या पढ़ना है? एमएसपी के बारे में पढ़ना है। अभी क्या हुई है? दिल्ली में रैली देखने को मिली है फार्मर्स की, फार्मर्स बॉडीज़ की। उन्होंने डिमांड करी है कि हमें क्या हो? हायर एमएसपी देना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि अभी क्या हुआ है? कुछ क्रॉप्स पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स अंडर द एजिस ऑफ एन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस फार्मर्स बॉडीज वॉइस देयर डिमांड्स एट इन किसान गुजरात रैली। गुजरात के अंदर ये रैली देखने को मिली है और उन्होंने कहा है कि हम नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलेंगे और हमें क्या देना चाहिए? हमें सरकार को एमएसपी बढ़ा देनी चाहिए। अभी एमएसपी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एमएसपी होता क्या है बेसिकली? तो एमएसपी की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक एडवाइजरी प्राइस है जो सिग्नल देता है एक पार्ट ऑफ ए लार्ज सेट ऑफ एन एग्रीकल्चर पॉलिसीज इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिस इनफॉर्मल सपोर्ट प्राइस इज अपोज टू प्रिक्रूमेंट और एन इशू प्राइस। बेसिकली एमएसपी होता क्या है? एमएसपी की बात करें तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जब किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है या किसी किसान की फसल का टाइम निकल जाता है, वो बिक नहीं पाती, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट रखती है प्राइस की कि वो उस फार्मर को दे दिया जाए, उस फार्मर से वो क्या ले ली जाए? क्या ले ली जाए? वो ले ली जाए, क्या ले ली जाए कि उससे
फसल ले ली जाए उसकी, और उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देवे। इट इज़ रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड एम्स टू सेफ गार्ड द फार्मर्स को सेफ गार्ड करने के लिए टू ए मिनिमम प्रॉफिट के, उसको कुछ मिनिमम प्रॉफिट हो जाए, जिससे क्या हो, जिसने वो क्या करी है, उस फसल को हार्वेस्ट किया है, वाइल एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, और फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्या हो, बनी रहे। एमएसपी वाज इनिशियली एन इंसेंटिव था फार्मर्स के लिए कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें विद एन एम ऑफ इंक्रीजिंग अ प्रोडक्टिविटी, बढ़ाएं वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड में। 1960 में इसको लाया गया था। हाउएवर 2000s में इट सीम एज एन मार्केट इंटरवेंशन फार्मर इनकम स्कीम्स, ये ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में इंटरवेंशन हो रहा है और फार्मर की इनकम स्कीम्स को बढ़ाया जा रहा है। तो अब हमने एमएसपी के बारे में भी देख लिया। एमएसपी बेसिकली वही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, कौन देगी, सरकार देगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल पर आने से पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने एडिटोरियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल दिया गया है, इसमें बताया गया है, अभी आप सब जानते होंगे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, उसके अंदर अर्जेंटीना जीत गई है। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से मेसी ने क्या किया है, कमाल किया है, और अपना फीफा 2022 का वर्ल्ड कप मेसी के हाथ में आ गया है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़नी है, पूरी फीफा की हिस्ट्री पढ़नी है कि फीफा होता क्या है, क्योंकि हमसे तो कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन जीता, वो भी वनडे एग्जाम में जीता पूछा जा सकता है। लेकिन हमें क्या पढ़नी है, फीफा की क्या पढ़नी है, पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। तो चलिए फीफा की बात करें तो ये एक फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, ये फ्रांस में लिखा हुआ है। मीनिंग इसकी इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन है, एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। एसोसिएशन फुटबॉल वो किससे मिलती है, फुटबॉल से मिलती है। बीच फुटबॉल एंड फुट सेल, इसको फाउंड किया गया था 1904 में। तो आपको याद रखना है फीफा को कब फाउंड किया गया था, 1904 में। तो ओवरसी इंटरनेशनल कंपटीशन अमंग द नेशनल एसोसिएट्स ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। तो इसको देखा गया था कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल कंपटीशन बना सकें नेशनल एसोसिएट्स के बीच में, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आते हैं। इनके बीच में कैसे कंपटीशन बना सके खेल के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर आपको जूरिक स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। इसकी मेंबरशिप अब इस टाइम पे 211 नेशनल एसोसिएशंस है। नेशनल एसोसिएशंस के पास एक मेंबर होता है, वन ऑफ द 6 रीजनल कॉन्फेडरेशंस का, इनटू विच द वर्ल्ड डिवाइड होता है। CAF जैसे अफ्रीका का है, AFC एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया का है, UEFA यूरोप का है। और इन्होंने क्या बना रखा है, कंटेंट वाइज क्या बना रखा है, एरिया बना रखा है। जैसे CON CAF है नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन सी का, OFC ओशियाना और कॉनमेबॉल साउथ अमेरिका का आपको देखने को मिल जाएगा। फीफा आउटलाइन ए नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस इंक्लूडिंग ग्रोइंग एसोसिएशन फुटबॉल इंटरनेशनली प्रोवाइडिंग एफर्ट्स टू इंश्योर इट इज़ इन एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो फीफा बेसिकली एक उसके बहुत ज़्यादा सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये फुटबॉल इंटरनेशनल मैच कराता है, जिससे एक्सेसिबल होता है कि सबको क्या हो, फुटबॉल का अवेयरनेस आ जाए, सबके अंदर फुटबॉल की क्या आ जाए, अहमियत आ जाए। एंड advocating for integrity and fair play, responsible for organizing and promotion of association football's major international tournament, notably the World Cup which commenced in 1930। सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था विमेंस वर्ल्ड कप विच कमीशन इन 1991। तो उससे क्या हुआ था, फीफा बहुत जल्दी अमर्ज में आया था, जिससे क्या हुआ था, फीफा को बहुत बूस्ट मिला था जब इसने विमेंस वर्ल्ड कप कराया था। रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन देखें तो जर्नलिस्ट हैव लिंक्ड फीफा लीडरशिप विद करप्शन, मतलब ये देखने को मिला है कि फीफा के अंदर लीडरशिप की करप्शंस देखने को मिली हैं। बेरीबेरी एंड वोट रैंकिंग देखने को मिली है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ फीफा। अभी जब ये हुआ है ना, कतर के अंदर फीफा हुआ है, तो इसके लिए वोटिंग होती है, और 2010 में ये तय हो गया था कि 2022 का क्या होगा, जो ये फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2022 का कतर में होगा। और इसको ऊपर भी क्या हुई थी, बहुत सारी रिपोर्ट आई कि इसके अंदर करप्शन देखने को मिला है, इसके मेंबर्स ने क्या करें, करप्ट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या मिल गया है, कतर को ये चांस मिल गया है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं था कि कतर को चांस मिल जाए। प्रेसिडेंट स्वीप ब्लेटस एंड द ऑर्गेनाइजेशन डिसेंस्ड ओवर द 2018 एंड 2022 वर्ल्ड कप्स टू रशिया और कतर। तो 2018 का कहाँ पर हुआ था, रशिया में हुआ था। अब 2022 का कहाँ पर हुआ है, कतर में देखने को मिला है आपको। मैनी ऑफिशियल वर सस्पेंडेड बाय द फीफास एथनिक्स कमेटी इंक्लूडिंग सेप ब्लेटर, जिसने क्या करा था, फीफा 2022 का कतर में अनाउंसमेंट किया था कि कतर में होगा। माइकल प्लेटिनी, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया फीफास की एथनिकस
एथनिक्स कमेटी के द्वारा। इन अर्ली 2017 में रिपोर्ट्स आई थी बिकम पब्लिक्स अबाउट फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट द री-इलेक्शंस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड द एथिक्स कमेटी कॉनरन बोर्बे एंड हेंस जोचिम्स एस्कर्ट्स ड्यूरिंग द फीफा कांग्रेस इन मई 2017 ऑन मई 9। ये सब डेट आपको याद नहीं रखनी है। हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री क्या है फीफा की। तो नीड फॉर ए सिंगल बॉडी टू ओवरसी एसोसिएशन फुटबॉल बिकम एन अपरेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी विद द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेशनल फिक्चर्स। तो एक ज़रूरत थी कि एक बॉडी को ऐसा बनाया जाए जो अपरेंट हो और उसे 20 सेंचुरीज तक भी लाया जाए, जिससे पॉपुलरिटी बढ़ा सके हम फुटबॉल्स की। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा बना। इन अ रेयर ऑफ हेडक्वार्टर यूनियन डेस एसोसिएट्स में इसका हेडक्वार्टर था फ्रांसीसीज डी स्पोर्ट्स एथलेटिक्स USFSA एट द रू सेंट होनरा 229 इन पेरिस ऑन 21 मई 1904 में। फ्रांस नेम एंड एक्रोनियम आर यूज टू एवन आउटसाइड फ्रांस स्पीकिंग कंट्रीज। मतलब फ्रांस का नेम इसमें यूज़ होता है और इसका एक्रोनियम भी होता है यूज़ जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ है और उनके बाहर भी। फाउंडिंग मेंबर्स आर दी वर दी नेशनल एसोसिएट्स ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस और नेदरलैंड, स्पेन रिप्रेजेंटेड बाय दैन मैड्रिड फुटबॉल क्लब। मतलब स्पेन उस टाइम पर किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता था? मैड्रिड फुटबॉल क्लब। द रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन वाज नॉट क्रिएटेड अंटिल 1913। स्वीडन और स्विट्जरलैंड इसके आपको फाउंडिंग मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो दैट सेम डे जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन ऑफ एन एथलेटिक्स थ्रू इन टेलीग्राफ्स। Membership of in FIFA expanding beyond Europe with the application of South Africa in 1909, Argentina in 1912, Canada and Chile in 1913 and the US in 1914। मतलब फिर इसकी क्या हुई, मेंबरशिप बढ़ती गई और साउथ अफ्रीका ने इसकी मेंबरशिप को क्या क्या एक्सपेंड किया साउथ अफ्रीका के साथ इसने फीफा ने 1909 में उसे मिली, अर्जेंटीना को 1912 में, कनाडा और चिली को 1913 में और यूएसए को कब मिली? 1914 में। 1912 में स्पेल्डिंग एथलेटिक लाइब्रेरी ऑफिशियल गाइड includes information on the 1912 Olympics scores and stores AAFA and FIFA। ये आपको ज़्यादा याद नहीं। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार विद मैनी प्लेयर्स सेंट ऑफ टू एन वॉर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ट्रैवल फॉर इंटरनेशनल फिक्चर सेवरल लिमिटेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल वाज इन डाउट। पोस्ट वार फॉलोइंग द डेथ ऑफ एन वॉल्फ वॉल द ऑर्गेनाइजेशन वाज डन बाय द डच। तो वर्ल्ड वार के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसके क्या मैचेस देखने को नहीं मिले थे और ये बहुत सारा ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। इसकी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे फीफा के। सिर्फ ये फुटबॉल नहीं कराती बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है किसको? जो पुअर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब हमने फीफा की हिस्ट्री पूरी देख ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं किस चीज़ को? कंसेंशुअल रिलेशनशिप। कंसेंशुअल रिलेशनशिप बेसिकली क्या होती हैं? जो सहमति संबंध होते हैं, हम उन चीज़ को भी क्या कर रहे हैं? क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है? क्राइम देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ये अगर आर्टिकल देखें तो ये है आर्टिकल स्वेगता रेहा का, जो एक डायरेक्टर रिसर्च है एट एनफोल्ड प्रोएक्टिव्स हेल्थ ट्रस्ट में, और एक श्रुति है, श्रुति रामकृष्णा, ये एक सीनियर लीगल रिसर्च है एट एथ्रोफोर्ड प्रोएक्टिव्स हेल्थ ट्रस्ट में। तो इन दोनों का ये क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इंडिया की बात करें, एक होम है, लार्जेस्ट एडोलसेंट्स पॉपुलेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, मतलब यंग लोग इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आया था, उसने इंडिकेट किया था सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन टीनेजर्स आर सेक्सुअल एक्टिव। मतलब जो आपको यंग लोग देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर वो सेक्सुअली क्या है? एक्टिव है। और हम क्या कर रहे हैं? पॉक्सो एक्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं। पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, इसने एनालाइज किया है रोमांटिक केसेस वेयर द रिलेशनशिप वाज कंसेंशुअस अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स। देखने को मिले हैं बहुत सारे रोमांटिक केसेस जिसके अंदर रिलेशनशिप क्या होती है? कंसेंशुअल होती है, मतलब सहमति संबंध होते हैं। अगर गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स ही खुद कहती है क्या है? सहमति संबंध है। देयर फैमिली मेम्बर्स और द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड 24.3% ऑफ द टोटल केसेस रजिस्टर्ड एंड डिस्पोज्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब उन पर क्या लगा दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट उन पर लगा दिया जाता है। बिटवीन 2016 और 2020 में एक स्पेशल कोर्ट था असम, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में, जिसने क्या करा था?
पॉक्सो लगा दिया था उन पर भी, क्योंकि लेकिन वो क्या कह रही थी, गर्ल्स कह रही थी क्या है, हाँ, ये सहमति संबंध देखने को मिल जाएंगे गर्ल्स के और बॉयज़ के बीच में। एक्सप्रेस एंड सेफगार्ड फैमिली ऑनर द ensuring's criminal investigation trials and the simultaneously inquiry under the child protection system have an adverse impact on the adolescent's development। ये देखने को मिल रहा है कि जो फैमिली ओनर के सेफगार्ड है, मतलब फैमिली क्या चाहती है कि उनकी लड़की क्या इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े और सेफगार्ड रहे उनकी फैमिली ओनर, उनका फैमिली का सम्मान बना रहे। तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को दर्शाता है और ट्रायल और साइमल्टेनियसली इंक्वायरी अंडर द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सिस्टम हैव एन एडवर्स, ये चिल्ड्रन की हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये एक इम्पैक्ट डाल रहा है उनके एडोलसेंट डेवलपमेंट में, मतलब उनको एडोलसेंट एज में बढ़ने नहीं दे रहा है इस चीज़ को। अब इनके वे फॉरवर्ड, अब इनकी थोड़ी सी डाटा देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन क्राइम इन इंडिया की बात करें 2021 में 92.6% केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट जो आए हैं वो पेंडिंग डिस्पोजल्स कंसेंशुअल केसेस देखने को मिल जाएंगे। अमंग दिस आर ओवर burdens the criminal justice, criminal laws to regulate adolescent sexuality is also an envisioned by the abnormal high acquittal rates, मतलब ज़्यादा acquittal rates देखने को मिल जाएंगे। 92.6% केसेस ऐसे आए थे जिसके अंदर पोक्सो के अंदर उनको डाल दिया गया था, जबकि वो कंसेंशुअल देखने को मिले थे, कंसेंशुअल रिलेशनशिप देखने को मिली थी। और अच्छा क्रिमिनल सिस्टम ना होने की वजह से, क्रिमिनल जस्टिस ना होने की वजह से वो भी क्या हुए हैं, अभी केसेस पेंडिंग पड़े। वे फॉरवर्ड क्या बताया ऑथर्स ने, तो कंप्रीहेंसिवली सेक्सुअलिटीज एजुकेशन इज नीडेड टू द ब्रिज नॉलेज गैप्स, बिल्ड पॉजिटिव स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एज टू एनेबल्स एडोलसेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड। बताया कि हमें क्या देनी चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, जिससे क्या हो वो इस चीज़ का क्या कर सकें, आने वाले टाइम में टैकल कर सकें इस चीज़ को और अपनी डायरेक्शंस को बना सकें, डिसीजंस ले सकें, नेविगेट कर सकें अपने आप को, वाइल ऑल्सो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर हेल्थ, और उनकी हेल्थ को भी हमें क्या रियलाइज़ करना चाहिए, उनकी इज्जत को भी, उनकी डिग्निटी को भी। इक्वल एफर्ट्स नीड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स imparted knowledge, skills and attitudes to vulnerable groups such as children with disability or those of in out of schools। तो ऐसे भी मेजर लेने चाहिए हमें, जो अब जो बच्चा स्कूल्स में उसको तो हम वहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ऐसे भी हमें क्या लेनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो चिल्ड्रंस स्कूल्स के बाहर हैं, जो डिसेबल्स हैं, उनको भी हम किसी तरीके से सेक्सुअली अवेयर कर सकें, कैसे उन्हें सेक्सुअली एजुकेशन क्या करा सकें, प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें क्या मिल सके, इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।